हेलो हेलो। नीतीश आवाज बढ़ा दो जरा। कैसे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? अक्षांश और देशांतर, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जरा। हेडिंग डाल लीजिए, अक्षांश तथा अक्षांश वृत्त। अक्षांश एवं अक्षांश वृत्त। अक्षांश एवं अक्षांश वृत्त। देखो, एक हमने पढ़ा था अक्षांश रेखा। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अक्षांश रेखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश क्या होता है और अक्षांश वृत्त क्या होता है। एक बात याद रखिए, अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं। अक्षांश अलग होता है और अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं। तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि अक्षांश क्या है या लैटिट्यूड क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। इमेजिन कर लिए ये हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। हमने क्या किया, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भाग में विभाजित करने वाली या डिवाइड करने वाली एक रेखा ले लिया। ठीक है, ये जो लाइन है ये अर्थ को दो बराबर भाग में बांटती है। अर्थ का मतलब भू हो गया और बीच का मतलब मध्य हो गया, और एक रेखा है तो इसका नाम क्या रख दिया गया? भूमध्य रेखा नाम रख दिया गया। इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसे इक्वेटर कह दिया जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो, ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो, ये सारा पृथ्वी का सतह है। अब हमने पृथ्वी के सतह पे मान लो कोई एक पॉइंट हमने पी ले लिया। पृथ्वी की सतह पे कोई एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? पी। अब ये जो पॉइंट पी है, ये या तो विषुवत रेखा के नॉर्थ में होगा, या तो विषुवत रेखा कहाँ होगा? साउथ में होगा। तो या तो ये नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। अब मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। इसे मान लिया गया कि ये पृथ्वी का क्या है आपका? ये पृथ्वी का केंद्र है। अब हमने विषुवत रेखा को आधार बनाया, विषुवत रेखा को आधार बनाया, और केंद्र से ये जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु तक एक लाइन खींच दिया। अब बताओ, अगर ऐसा हम करेंगे तो विषुवत रेखा को आधार मानकर अगर बिंदु P तक एक लाइन खींचेंगे, तो बताओ केंद्र से यहाँ पे कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? केंद्र से यहाँ पे कोण बन जाता है। ठीक है, मान लिया कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लिया कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। तो हम बोलेंगे कि ये जो बिंदु P है ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री कहाँ उपस्थित है? नॉर्थ में उपस्थित है, या 30 डिग्री उत्तर में उपस्थित है। इसी 30 डिग्री को कहा जाता है अक्षांश। सुनो, इसी 30 डिग्री को अक्षांश कहा जाता है। इसी 30 डिग्री को लैटिट्यूड कहा जाता है। इसी को अक्षांश कहा जाता है।
तो अक्षांश का मतलब कोण होता है। क्या होता है? कोण। अक्षांश का मतलब एंगल होता है, अक्षांश का मतलब कोण होता है, या अक्षांश का मतलब एंगल होता है। सुनना, अक्षांश का मतलब कोण होता है या अक्षांश का मतलब एंगल होता है। यानी कि हम सीधा सा बोलेंगे, आपका कि होता क्या है, सीधा सा हम बोलेंगे कि अक्षांश क्या है। पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी है। क्या है यह? मापी गई कोणीय दूरी है, या पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर बनाया गया जो कोण है उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये या तो उत्तर हो सकता है या तो क्या हो सकता है? दक्षिण हो सकता है। अगर ये उत्तर है तो इसे उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और अगर ये दक्षिण होगा तो इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। इसका मतलब हम दो प्रकार के अक्षांश की बातें करेंगे, उत्तरी अक्षांश और दूसरा क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश की बातें करेंगे। इसी को हम अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम अक्षांश कहते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी पर हमने एक बिंदु पी ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया? पी। हमने आपने जाना है, डिस्कस किया है कि हम जब भी अध्ययन करते हैं हम मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है? स्फेरिकल है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है यार? स्फेरिकल है, गोल है। हम जानते हैं गोल नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, बट हम ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी को गोल मान लिया जाए, गोल मान, नीतीश ग्लोब है क्या? ग्लोब दे नजर, कहां है ग्लोब? जल्दी मंगाओ। ठीक है, समझो, मान लेते हैं आपका कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पे हमने पॉइंट पी लिया हुआ है। अगर हम पॉइंट पी की बातें करें तो पॉइंट पी को समझो बेस मानकर, हमने एक आधार मानकर हमने लाइन खींचना स्टार्ट किया। बताओ, तो पृथ्वी अगर गोल है तो लाइन बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? वह सर्कल बनेगा। पृथ्वी अगर गोल है तो यहां पे सर्कल बन जाएगा। अब सोचो, हमने 30 डिग्री, आपका ये क्या था? 30 डिग्री क्या था यार? अक्षांश। और इसी को बेस बनाकर हमने क्या बना दिया? सर्कल। इसी को कहते हैं 30 डिग्री की अक्षांश वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? 30 डिग्री का अक्षांश वृत्त बोलते हैं। वृत्त क्यों बना? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है तो जब भी हम पूरा का लाइन खींचेंगे वो लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा? वृत्त होगा। इसलिए यहां पे अक्षांश वृत्त बन गया। अब सपोज कीजिए, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हम वृत्त खींच रहे। मान लीजिए यहां पे हमने वृत्त खींचा, ये हमने 0 डिग्री को बेस बनाकर वृत्त खींचा है। कितनी डिग्री को? 0 डिग्री कर। और हम वृत्त खींचते जा रहे हैं, वृत्त हम यहाँ पे ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। मान लीजिए हमने नॉर्थ में वृत्त ड्रॉ किया, और वृत्त हम खींचते जा रहे हैं, और हम पोल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ की तरफ जा रहे हैं? पोल की तरफ जा रहे हैं। हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख के बताओ, अगर हम पोल की तरफ या ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो ये जो वृत्त हैं, ये जो वृत्त हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं? ये वृत्त क्या होते जा रहे हैं? वृत्त आपके छोटे होते चले जा रहे हैं। लगातार ये वृत्त छोटे होते चले जाएंगे। और पोल जो होगा, बताओ, सबसे छोटा वृत्त हमें कहां मिलेगा? ये देखो, ये जो वृत्त होगा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा? तो 0 डिग्री वाला वृत्त सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा? 0 डिग्री वाला वृत्त आपका सबसे बड़ा होगा। और अगर हम बातें करें किसकी? 90 डिग्री वाले की, तो 90 डिग्री वाला क्या होगा? 90 डिग्री वाला वृत्त हमारा सबसे छोटा होगा। तो 90 डिग्री का वृत्त हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, और 0 डिग्री का वृत्त क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे बताओ, जो वृत्त सबसे बड़ा है, जो वृत्त क्या है? सबसे बड़ा है। तो जो वृत्त सबसे बड़ा है तो क्यों ना उसे नाम दे दिया जाए बृहत वृत्त का? क्या नाम दे दिया जाए? तो 0 डिग्री का जो वृत्त है इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। कौन सा वृत्त कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ये हो जाएगा विषुवत वृत्त हो जाएगा। ये सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा होगा। तो इसे हम बोलते हैं बृहत वृत्त बोलते हैं, या इसे हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। बृहत वृत्त बोलते हैं या ग्रेट सर्कल बोलते हैं। 90 डिग्री जो वाला होता है आपका, ये सबसे छोटा वृत्त है। ये सबसे छोटा वृत्त है, समझना, ये सबसे छोटा वृत्त है। वास्तव में वृत्त ना होकर एक बिंदु मात्र है। क्या है यह? वास्तव में वृत्त ना होकर क्या है यह? बिंदु मात्र है।
इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं, कहां की तरफ जाएं? ध्रुवों की तरफ जाएं। विषुवत रेखा से अगर हम पोल्स की तरफ जाएं, ध्रुवों की तरफ जाएं, तो जो वृत्त है, वृत्त का आकार बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है? वृत्त का आकार छोटा होता चला जा रहा है। इक्विटोरियल सर्किल, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होगा और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री जो साउथ होगा वो सबसे छोटे होंगे। वास्तव में वो वृत्त ना होकर के बिंदु के एग्जाम्पल होंगे। ये अंतर है विषुवत में और ये अंतर है आपका अक्षांश में और अक्षांश वृत्त में। आरती वास्तव में बना लीजिए फिगर जरा, तो ये फिगर बना लो, मैं लिखवा देता हूं, जल्दी से फिगर बना लीजिए। जल्दी से बना लो फिगर। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। हो गया? लिखो जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश लिखिएगा। पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु का, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु का, किसी बिंदु का, बिंदु का पृथ्वी के केंद्र को, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर, किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, दक्षिण बनाया गया कोण, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण बनाया गया कोण अक्षांश कहलाता है। बनाया गया कोण अक्षांश कहलाता है। अक्षांश कहलाता है, कहलाता है।
तथा तथा किसी एक अक्षांश पर तथा किसी एक पर किसी एक अक्षांश पर उपस्थित सभी बिंदुओं को एक अक्षांश पर उपस्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले वृत्त, सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले वृत्त, मिलाने वाले वृत्त को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। मिलाने वाले वृत्त को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। अक्षांश वृत्त कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट, विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का उदाहरण है। विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का उदाहरण है। विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का उदाहरण है। सबसे बड़े वृत्त का उदाहरण है। इसे बृहत वृत्त कहा जाता है। इसे बृहत वृत्त कहा जाता है। बृहत वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा, अगला पॉइंट, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। आकार छोटा होता जाता है तथा दोनों ध्रुव वृत्त के रूप में उपस्थित ना होकर, दोनों ध्रुव वृत्त के रूप में उपस्थित ना होकर, बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। वृत्त के रूप में उपस्थित ना होकर बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वही डालेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या। देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या हम दो स्थानों पे देखेंगे। पहला, जब भी देखो हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का अध्ययन हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं। पहला, हम एक बड़ा सा ग्लोब ले लें और ग्लोब लेकर के पृथ्वी का अध्ययन करें। आपके सामने ग्लोब रखा हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर है और ग्लोब लेकर हम पृथ्वी का अध्ययन करें। दूसरा क्या है, आप लोगों के पास मैप है। आप लोगों के पास क्या है, मैप है, मानचित्र है। मैप लेकर के हम पृथ्वी का अध्ययन करें। ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है और मैप क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो दो तरीका होता है। तो पहला हम देखेंगे मानचित्र पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी और ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी, हम इसकी बातें करने वाले हैं। एक बार हम देखेंगे मानचित्र पर और एक बार देखेंगे हम ग्लोब पर। समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्लोब ले लिया, समझिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक ग्लोब ले लिया। ये हमारा ग्लोब है, 3 डायमेंशनल फिगर है। एक नियम यहाँ पे होगा कि दो अक्षांश रेखा के बीच
रेखा के बीच 1 डिग्री का अंतर होगा। याद रखिए, दो अक्षांश रेखा के बीच 1 डिग्री का अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 0 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया है तो 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। हमेशा डिफरेंस कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। अब सोचिए, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हमने यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन है इक्वेटर है। कौन सी लाइन है यार? इक्वेटर। इक्वेटर जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री के नॉर्थ जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? साउथ। सपोज कीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, हम 0 डिग्री के या तो नॉर्थ जा सकते हैं या तो कहाँ जा सकते हैं? साउथ। नॉर्थ हम चले जाएंगे तो लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? नॉर्थ पोल तक, और लास्ट में साउथ में कहाँ जाएंगे? साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और साउथ पोल कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब बताओ, ये जो एंगल है कितने डिग्री का बना हुआ है? 90 डिग्री का। हमें डिफरेंस कितना लेना है? बोलो जल्दी से, डिफरेंस कितना लेना है? 1 डिग्री का। डिग्री का डिफरेंस लेकर मान लीजिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना, लाइन खींचना स्टार्ट कर दी। ऐसे ऐसे 1 डिग्री का हमने डिफरेंस लिया, और 1 डिग्री का डिफरेंस लेकर के हमने यहाँ पे मान लो लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। लाइन ड्रॉ करना हमने स्टार्ट किया। जैसा हमने नॉर्थ में किया वैसा ही कहाँ करेंगे हम? वैसा ही हम साउथ में करते चले जाएंगे। 1 डिग्री पे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सोचो, अगर हम 1 डिग्री पे, अगर हम 1 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, 1 डिग्री पे बताओ अगर हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ टोटल आपका नॉर्थ में कितना लाइन होगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। 90 नॉर्थ में होगा, और 90 कहाँ पे होगा? साउथ में होगा। और 0 डिग्री भी एक लाइन है ना? ठीक है, तो होना कितना चाहिए? 90 प्लस 90 प्लस कितना? 1। टोटल होना कितना चाहिए? 181। लेकिन हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब जा रहे हैं तो लाइन बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है? और 90 डिग्री जो है वो लाइन है या बिंदु है? तो 90 डिग्री नॉर्थ बिंदु हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ बिंदु हो जाएगा। हम लाइन की बात कर रहे हैं या बिंदु की बात कर रहे हैं? लाइन की बात है। टोटल लाइन होना कितना चाहिए? 181। 181 में 2 क्या निकल गए? 2 क्या निकल गए? पॉइंट निकल गए। तो हमें 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो श्योर है ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। अक्षांश रेखा की संख्या, रेखा की संख्या, और ये हो जाएगा 179। ठीक है, अब बाजी हम मैप पे आ जाते हैं, मानचित्र पर आ जाते हैं। मैप 2D फिगर है। कैसा फिगर है मैप? ऐसे ऐसे देखो मैप बनता है। और अगर ऐसे मैप बन रहा है तो सिंपल सी बात है, बीच में एक लाइन होगी, और इस लाइन को 0 डिग्री कहा जाएगा। कितना डिग्री कहा जाएगा? 0 डिग्री कहा जाएगा। फिर से हमें कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा? 1 डिग्री का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 1 डिग्री का मान लीजिए हम डिफरेंस ले रहे हैं, और 1 डिग्री का डिफरेंस लेकर के हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैप में ग्लोब में अंतर क्या, इसे ध्यान से समझना और देखने का प्रयास करना। अब मुझे बताओ ग्लोब पे, ठीक, ग्लोब पे देखो ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री क्या है? साउथ है। अब बताओ ग्लोब पे जब हमने लाइन खींचा है तो ये लाइन छोटी बड़ी है? बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है। 90 डिग्री बताओ, 90 डिग्री ग्लोब पे तो पॉइंट था ना, लेकिन 90 डिग्री मैप पे होता पॉइंट है, लाइन है। एक 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ। तो मैप पे बताओ, मैप पे 2 एक्स्ट्रा लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैप पे कितना हो जाएगा? तो मानचित्र पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या हो जाएगी 181। ठीक है, तो याद रखना है ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 179। कितना है? 179। क्यों 179 है? क्योंकि 2 हमें क्या मिल रहे हैं? बिंदु। मैप पे हमें 2 एक्स्ट्रा लाइन क्यों मिल रही है? क्योंकि मैप 2D फिगर है, और 2D फिगर में आपका मैप पर सारी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। इसलिए 90 डिग्री आपका पॉइंट ना मिलके क्या मिल रहा है? लाइन मिल रहा है। तो 2 हमें एक्स्ट्रा लाइन मिल जाएंगी, तो मानचित्र पे 181 हो जाएगा और ग्लोब पे 179 हो जाएगा। जैसे मैंने बनाया है बना के लिख लो जल्दी से। जैसे बना हुआ है वैसे ही 2 पार्ट में तोड़िए और लिख डालिए।
मानचित्र पर अक्षांश रेखा की संख्या 181। क्या चॉइस आपकी, बनाना है बना सकते हो, तो कोई बात नहीं है। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। अब नोट करके लिखिएगा जरा, तो नोट करके लिखना। देखो दो अक्षांश, देखो दो अक्षांश रेखाओं दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। कटिबंध या जोन कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी सतह पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच, पृथ्वी सतह पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। 111 या 111 किलोमीटर की होती है, किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट, ग्लोब पर ग्लोब पर दोनों ध्रुव ग्लोब पर दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में, दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि मानचित्र पर
जबकि मानचित्र पर ये रेखा के रूप में होते हैं। मानचित्र पर ये रेखा के रूप में होते हैं। रेखा के रूप में होते हैं, अभी नोट में ही रहना है हमें, ठीक है। पहले समझना है फिर लिखना है हमें। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस लाइन को हमने मान लिया ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है 0 डिग्री, विषुवत रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा। चलिए मान लिया गया कि 0 डिग्री इक्वेटर है या विषुवत रेखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो विषुवत रेखा, इसके बाद हमने क्या किया, ऐसे लाइन खींचना शुरू किया। सुनते जाना वैसे ध्यान से। ऐसे लाइन ड्रॉ करना हमने स्टार्ट किया और ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते करते हम 90 डिग्री की तरफ आए। कहाँ तक आ गए हम लोग? 90 डिग्री तक आ गए। यहाँ पे आ गए हम लोग 90 डिग्री तक। 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और इसी तरह हम लाइन ड्रॉ करते करते आ गए, लाइन खींचते खींचते हम आ गए 90 डिग्री साउथ। कहाँ तक आ गए हम लोग? 90 डिग्री साउथ तक। 90 डिग्री हम साउथ तक आ गए, ये ऐसे, ये 90 डिग्री साउथ। अब बताओ अगर ये 0 डिग्री है, सुनते जाओ, अगर ये 0 डिग्री है, इसे बताओ हम निम्न बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 0 डिग्री को हमने बोला निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। इसी तरह बताओ 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोल देंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? उच्च अक्षांश। इसे हम बोल देंगे हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश या हाई लैटिट्यूड। हम और आप जानते हैं कि पृथ्वी के लिए ऊष्मा का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है, हाँ या ना? हम और आप जानते हैं कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है। तो बताओ पृथ्वी को, इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, हाँ या ना? हमारे पृथ्वी पर कौन आता है? सूर्य का प्रकाश। अब देखो सूर्य का प्रकाश को ध्यान से देखो। जो निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, इस निम्न अक्षांश के क्षेत्र पे सूर्य के प्रकाश को देखो, और जो उच्च अक्षांश का क्षेत्र है, इस उच्च अक्षांश के क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश को देखो। तो बताओ उच्च अक्षांश के क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश और निम्न अक्षांश के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश एक समान है, अंतर दिख रहा है? अगर हम निम्न अक्षांश पे हैं, विषुवत रेखा के आसपास हैं, तो विषुवत रेखा के आसपास इलाके वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है? सीधा प्रकाश दिख रहा है। लेकिन जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो कैसा प्रकाश है? तिरछा प्रकाश दिखाई दे रहा है। इंक्लाइंड है या तिरछा प्रकाश है? अब बताओ अगर ये तिरछा प्रकाश है तो श्योर है, तिरछा प्रकाश अगर होगा तो इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा? तीव्रता क्या होगी? कम। और तीव्रता कम होगी तो तापमान भी क्या होगा? कम। तापमान कम होगा तो गर्म प्रदेश होगा या शीत प्रदेश? शीत प्रदेश होगा। लेकिन अगर हम बातें करें आपका निम्न अक्षांश का, तो सीधा प्रकाश है, तो यहाँ पे सीधा प्रकाश अगर है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो तापमान क्या होगा? ज्यादा। तापमान अगर ज्यादा होगा तो इसे हम गर्म प्रदेश बोल दें, हाँ या ना? गर्म होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती जाती है, क्योंकि प्रकाश तिरछा होता है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता कम होती चली जाती है? ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? सही होगा। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ सूर्य का प्रकाश तिरछा होता जाता है? यही कारण है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ तापमान कम होता जाता है। बोल सकते हैं ना इसे? ठीक है, तो लिख लीजिएगा नोट में अगला पॉइंट। पहले लिखने के बाद बनाना है, पहले लिखेंगे फिर बनाएंगे। लिखिएगा। हाँ, नोट में अगला पॉइंट, नोट में अगला पॉइंट, निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ, उच्च अक्षांश की तरफ सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। किरणें तिरछी होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप
प्रकाश के तीव्रता में परिणाम स्वरूप प्रकाश के तीव्रता में कमी आती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश के तीव्रता में कमी आती है। तीव्रता में कमी आती है। यही कारण है यही कारण है कि यही कारण है कि विषुवत रेखा से ब्रैकेट में निम्न अक्षांश, यही कारण है कि विषुवत रेखा से ब्रैकेट में निम्न अक्षांश ब्रैकेट क्लोज, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ ब्रैकेट में उच्च अक्षांश, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ ब्रैकेट में उच्च अक्षांश ब्रैकेट क्लोज, तापमान तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होता जाता है। कम होता जाता। अब चाहो तो फिगर आप बना सकते हो, अगर आप चाहें तो फिगर आप बना सकते हैं। अब आप फिगर बना सकते हैं। बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हेडिंग डालिएगा। सॉरी, हेडिंग डालना है आपको प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख
अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। डालिए हेडिंग, चलो करते हैं डिस्कशन हम लोग। प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बातें करने जा रहे हैं। हमें देखना है कि पृथ्वी पे कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। मान लिया हमने, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अर्थ पे सबसे पहले एक लाइन खींची गई। वास्तव में लाइन ड्रॉ नहीं किया जा रहा, कल्पना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कल्पना। ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, और इसको बोला गया इक्वेटर या विषुवत रेखा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसको बोला गया इक्वेटर या विषुवत रेखा, या इसी को नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। क्या नाम दे दिया गया? भूमध्य रेखा का नाम दे दिया गया, ठीक। इंग्लिश में इसको बोल दिया गया इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। अब विषुवत रेखा के नॉर्थ में, समझिए, अब विषुवत रेखा के नॉर्थ में, विषुवत रेखा के नॉर्थ में एक लाइन ड्रॉ की गई, नॉर्थ में एक लाइन ड्रॉ की गई, इसको बोला गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो काम हम नॉर्थ में करेंगे वही काम कहाँ करेंगे? साउथ में करेंगे। तो साउथ में भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। एक और लाइन हमने ड्रॉ किया और वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो जैसा नॉर्थ में होगा वैसा ही कहाँ होगा? साउथ में। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया 66.5 डिग्री साउथ, एस का मतलब साउथ है। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, और ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। अब देखो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, क्योंकि आर्कटिक से गुजरता है। कहां से गुजरता है? या आर्कटिक से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर्कटिक वृत्त रखा गया। इसे बोला गया आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल बोला गया, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। 66.5 डिग्री साउथ जो है अंटार्कटिका से जाता है। कहां से? अंटार्कटिका से। इसे बोला गया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोला गया। अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त बोला गया। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसे बोला गया कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोला गया? कर्क रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह साउथ में जो है, इसका नाम रखा गया मकर रेखा। क्या नाम रखा गया? मकर रेखा नाम रखा गया। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। बाकी अब जान ही रहे, 90 डिग्री जो है आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और यहां पे आपका साउथ पोल हो गया, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ये कुछ लाइंस खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं? कुछ लाइन। तो प्रमुख लाइन कौन सी? याद रखना, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे क्या हैं आपके? पृथ्वी पर खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो जब भी बातें होंगी प्रमुख अक्षांश रेखाओं की, तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, और क्या हो जाएगा आपका? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, बना लो जल्दी से, इसे जल्दी से बना लीजिए। है स्ट्रेट लाइन दे दो। मेरी क्लास में आते आते थक जाते हैं आप लोग ना। दिख दिख तो रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो थक जाते हैं।
अच्छा, कुछ लोग हैं जो थक जाते हैं। क्या बेटा? अच्छा अच्छा। वैसे मेरी क्लास सुबह होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए मेरी क्लास सुबह। बहुत क्लासेस चल रही है बेटा, बड़ी क्लासेस चल रही हैं। आपका क्लास चल रहा है उधर 8 बजे, इधर आपकी क्लास चलती है, उधर 8 बजे मैं भी कोई क्लास लेता रहता हूँ। आप लोगों के 7 बजे है? क्या बेटा? यहाँ से? मैं सुन नहीं पा रहा, खड़े होके बोलो आराम से। इतना बैच? बैचेज इतनी ज्यादा की बात कर रहे हो? अब कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने आपके साथ एक डील किया हुआ है कि हम एजुकेशन सस्ता और क्वालिटेटिव देंगे। इतनी सारी बिल्डिंगें जो देख रहे हो बेटा, हमारी तो है नहीं। सारी बिल्डिंगों का अपना रेंट जाता है, समझ रहे हो ना? सारी बिल्डिंगों का रेंट जाता है, बिजली बिल जाता है, जितनी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पेमेंट भी जाता है। आप समझ रहे हो? आप लोगों को किताबें दी जा रही हैं, प्लस नोएडा में 500-700 का टीम बैठा हुआ आपके लिए काम, टेस्टरी जो बन रहा है, काम कर रही है, उसको पेमेंट जाता है। आप बताओ कहाँ से आएगा? अगर केवल 2 बैच हम चलाएं, क्या केवल 4 बैच हम चलाएं, तो क्या हम अपना कॉस्ट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। या तो फिर क्या हो कि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा हो कि मैं घर से पैसा लगा के आपको पढ़ा सकूं, या तो इतना पैसा हो कि घर से पैसा लगा के आपको क्या कर सकूं, पढ़ा सकूं आपका। अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरा पर्पज क्या है, हम बैच का नंबर बढ़ा दें, ताकि हमारा लो कॉस्ट मेंटेनेंस मेंटेन रहे और हम बच्चों को एजुकेशन देते रहे। इसलिए ऐसा किया गया है। अदरवाइज क्या कहते हैं, अगर ये सारा बिल्डिंग अपना होता ना, जितना सारा बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये हमारा बिल्डिंग है ही नहीं, ये बिल्डिंग रेंट पे है। जितनी क्लासेस आप देख रहे हो सारी क्लासेस रेंट पे हैं। इतनी क्लासेस अगर रेंट पे, तब सोचो मंथली रेंट कितना होगा। बिजली का बिल सोचो, बिजली का बिल सोचो कितना है। आप तो छोटा सा रूम लेते हो, 2,500-3,000 का पड़ता है ना, 4,000 का रूम पड़ता। सोचो आपके जितना छोटा रूम, इसमें कितने निकल जाएंगे, इमेजिन कर सकते हो ना। इसलिए बैच का संख्या बढ़ाया गया, ताकि आप लोगों के लिए कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मान लीजिए कोई टीचर है, अगर उसको पेमेंट ना दिया जाए तो कैसे आएगा पढ़ाने के लिए? और आप लोगों को टीचर भी दिल्ली वाली चाहिए। टीचर भी कहाँ से चाहिए? दिल्ली वाले चाहिए। तो दिल्ली वाला टीचर अगर आएगा, अपना परिवार छोड़कर, कुछ तो लेगा ना, बहुत ज्यादा नहीं कुछ तो लेगा। तो उतने के लिए बैच बढ़ाया गया है, और कोई बात नहीं। अदरवाइज क्या कहते हैं, जब तक क्या कहते हैं ऐसा लगा कि नहीं हम कम बैच चला सकते, हमने चलाया। समझ रहे हैं ना? इसलिए बैच बढ़ाया गया कि आप लोगों को लो कॉस्ट पे अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा सके, और कोई बात नहीं है। आप लोग कभी बैठिएगा आराम से, सारे बच्चे काउंट कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद सारा रेंट, सारा किताबें, सारा पेमेंट आप देखोगे ना, आपका सब कट कुट के आपका क्या हो जाएगा। हम लोगों को बचता कितना होगा? 1-2 रुपए बचेगा। अगर 100 रुपए खर्च हो रहा है आपका, सुनो, एक 100 रुपए की बात करो, 100 रुपए अगर खर्च हो रहा है आपका, तो उसमें से 99 रुपीज आपका, 98 रुपीज आपके ऊपर ही खर्च हो जाता है। अदरवाइज आप बताओ ना, कमाना होता तो हम भी लाख रुपए फीस रख देते। लाख अगर नहीं भी रखते, 50,000 तो रख ही देते, ठीक है? और बच्चे देते, आराम से बच्चे देते, देते बच्चे आराम से 50,000 रुपए। लेकिन हमने बोला कि नहीं, सस्ता एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन। इसका एक ही तरीका था, नंबर बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारा नुकसान भी ना हो, आपका नुकसान ना हो। इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने इसे? बन गया ना इसे? चलो, अब देखो क्या कहते हैं। अब एक छोटा सा हेडिंग डालना है आपको, इतने के बाद एक छोटा सा और हेडिंग डालना है। छोटा सा हेडिंग डालना है आप लोगों को। बन गया था ना? ठीक है। हाँ बेटा। हाँ। क्या? साफ किया जाता है संडे संडे। क्या? 1 महीना हो गया? अरे इधर दिखाई जरा इनको। एक क्लासरूम साफ नहीं होता है क्या? है? क्लासरूम में देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। एक काम कीजिए, क्या कहते हैं, जब भी संडे को क्लास खाली होता है ना, साफ सफाई करवा दिया कीजिए, ठीक है? चलो, चलो एक हेडिंग डाल लो। चलिए डाल लीजिए हेडिंग, ताप कटिबंध टेम्परेचर बेल्ट।
ताप कटिबंध या टेम्परेचर बेल्ट, टेम्परेचर बेल्ट या ताप कटिबंध, ताप कटिबंध। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये टेम्परेचर बेल्ट या ताप कटिबंध होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है या इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, शब्दों को अगर ब्रेक डाउन किया जाए, शब्दों को अगर तोड़ा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका ताप है और दूसरा क्या है, कटिबंध है आपका, दूसरा कटिबंध है। एक ताप और दूसरा कटिबंध। ताप का मतलब हम और आप जानते हैं टेम्परेचर या तापमान की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, तापमान की बातें हो रही हैं। अगर हमें कोई ये बता दे कि कटिबंध क्या है, ठीक है, कटिबंध क्या है आपका, बेल्ट क्या है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कटिबंध क्या है, बेल्ट क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें ये जानना है तापमान क्या है, हम जानते हैं ऊष्मा को मापने का तरीका है, या तो तापमान ज्यादा हो सकता है या तो तापमान कम हो सकता है। अगर ऊष्मा ज्यादा है तो तापमान भी क्या होगा, इस रूम में अभी ऊष्मा ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो तापमान क्या है, ज्यादा। सुबह जब 8 बजे आए थे तो थोड़ा तापमान क्या था, कम था, क्योंकि ऊष्मा क्या थी, कम थी। तो ऊष्मा ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होगा, और ऊष्मा कम होगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा। हमें जानना है कटिबंध के बारे में। अरे लड़कियां, उधर कौन सा कटिबंध चल रहा है? कौन सा कटिबंध उधर है? वो आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आप इधर फोकस कीजिए। ठीक है, आप इधर फोकस कीजिए, कटिबंध पे फोकस कीजिए। कटिबंध क्या होता है लड़कियां ही बताएंगी। हाँ तुम बताओ, कटिबंध किसे कहेंगे? हाँ खड़े हो जाके बताओ, लड़कियां बताएंगी कटिबंध क्या है। उधर देख तो लड़कियां ही रही थी ना, तो बताएंगी लड़कियां। बोलो कटिबंध किसे कहते हैं? घबराना नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। नहीं याद है? एक संकीर्ण क्षेत्र होता हो, ठीक है बैठ जाओ। क्या है कटिबंध? बोलो कटिबंध क्या है? हाँ जी, तुम बताओ कटिबंध क्या है? आप पीछे। क्या? दो ध्रुवों के बीच की दूरी नहीं। आए लड़कियां एक बात बताओ, लहंगा पहनती हो तुम लोग? अरे शांति रखो, लहंगा पहनती हो कि नहीं? शादी में पहनी थी लहंगा? हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, पहनना चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, लड़कियां जो महिलाएं हैं जब लहंगा पहनती, साड़ी पहनती, तो कमर पे क्या बांधती हैं? बेल्ट बांधती कमर पे हैं? मतलब साड़ी पहन के बेल्ट बांधेगी? कुछ भी, मतलब क्या कहते हैं, मतलब साड़ी पहन के काला काला बेल्ट बांधेगी? वो चांदी का होता है, स्पेशली क्या कहते हैं, चांदी का होता है। चांदी कमरबंद बोलते हैं उसे। ठीक है, चांदी का होता है। वो क्या कहते हैं, महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है। भारतीय महिलाओं के 16 श्रृंगार है। पता है 16 श्रृंगार क्या है? 16 छोड़ो, तुम 5 बताओ। नहीं पता ना, जाने करो, जानती रखो ना। ना तुम मत बताओ, अरे तुम मत बताओ, तुम मत बताओ। ठीक है, तो होता क्या है आपका, कटिबंध होता है। ठीक है, कटी का मतलब यहाँ पे कमर होता है, बंद का मतलब बांधना। तो स्पेशली कमर बंद होता है। तो महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार आता है वह, जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं, तो कमर पे चांदी का क्या कहते हैं, कमर बंद बांधती हैं। ठीक है, उसी की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेल्ट लिखा हुआ है। जब आप जीन्स पहनते हो, पैंट पहनते हो, तो आप बेल्ट बांध लेते हो। तो जो बेल्ट होता है, जो कमरबंद होता है आपका, वो होता क्या, पूरे कमर में फैला हुआ नहीं होता, पतला सा होता है। क्या होता है वह, पतला सा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कटिबंध जो होता है, दो अक्षांश रेखा के बीच में संकीर्ण प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब छोटा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन नहीं है, दो अक्षांश के बीच का प्रदेश है। अब क्या होता है आपका कि जो बेल्ट होता है, बेल्ट में अलग अलग पिन, अलग अलग पॉइंट बने होते हैं। जो आपका सुटेबल लगता है वहां पे कस दीजिए। तो अगर वहां पे कस दिया जाए तो पूरे के पूरे कमर पे प्रेशर अलग अलग होगा, एक समान होगा? एक समान होगा। तो कटिबंध दो अक्षांश के बीच दो अक्षांश के बीच एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पे समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। समरूपता किसकी? तापमान की। किसकी समरूपता? तापमान की। तो क्या बोलोगे?
दो अक्षांश के बीच एक ऐसा प्रदेश जहां पर तापमान संबंधित विशेषताएं समरूप होती हैं, एक समान होती हैं, उसे ताप कटिबंध कहा जाएगा। अगर ये दाब कटिबंध होगा तो किसमें समानता पाई जाएगी? दाब में। किसमें पाया जाएगा? दाब में। अगर ताप कटिबंध का मतलब हुआ अगर ये गर्म है तो पूरा रीजन क्या होगा? गर्म होगा। और अगर ये ठंडा है तो पूरा का पूरा रीजन क्या होगा? ठंडा होगा। ऐसे प्रदेश को हम ताप कटिबंध कहते हैं या टेम्परेचर बेल्ट कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो जरा यहां पे, ठीक है, इस फिगर की हम बातें कर रहे हैं। इस फिगर की अगर हम बातें करेंगे तो सुनना ध्यान से। हम और आप अभी कुछ टाइम पहले चर्चा किया कि सूर्य से पृथ्वी को एनर्जी मिलती है, उष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब इस फिगर में हम चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पृथ्वी को आपका एनर्जी सूर्य से मिलती है। अब बताओ, हमने ये भी चर्चा किया कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है एक समान ऊर्जा नहीं होती। देखते चलो फिगर को बस। अब देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र आप देखो। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र देखो और 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र देखना और 66.5 से 90 के बीच का क्षेत्र देखना। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, सबसे सीधा प्रकाश कहां दिख रहा है? कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में अगर सीधा प्रकाश दिख रहा है तो आप बताओ कर्क और मकर रेखा के बीच का जो प्रदेश होगा यहां पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी? सीधा प्रकाश है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? तापमान क्या होगा? ज्यादा। तापमान अगर ज्यादा होगा तो क्यों ना इसे नाम दे दिया जाए गर्म प्रदेश, या क्यों ना इसे नाम दे दिया जाए उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। देखिए इसे हम बोलते हैं टोरिड जोन। उष्ण कटिबंध बोलते हैं इसे, इसे हम टोरिड जोन बोलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ जो 66.5 से लेकर के 90 के बीच वाला क्षेत्र है, कहां से कहां तक? 66.5 से लेकर 90 के बीच वाला क्षेत्र है, वहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा है सबसे तिरछा? सबसे तिरछा है तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी? तो सूर्य के प्रकाश का तीव्रता अगर कम होगा तो ये जो रीजन होगा ये गर्म होगा या ठंडा होगा? ठंडा होगा। तो अगर ये रीजन ठंडा है तो क्यों ना इसे नाम दे दिया जाए शीत कट, नहीं शीत ठंडा है, या इसको नाम क्या दे दिया जाए? शीत कटिबंध नाम दे दिया जाए। इसे कहते हैं फ्रिजिड, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। बीच वाला क्षेत्र देखो जरा, ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो क्षेत्र उष्ण, इसकी तुलना में उष्ण की तुलना में गर्म होगा या ठंडा होगा? ठंडा। तो उष्ण की तुलना में ठंडा होगा तो शीत लिख दिया, और शीत की तुलना में गर्म तो उष्ण लिख दिया, ठीक है। और दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया? शीतोष्ण। दोनों को जोड़ के बना दिया गया शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध हो गया, या ये हो गया टेम्परेट बेल्ट। टेम्परेट बेल्ट। अब बताओ पृथ्वी को तापमान के आधार पर कितने बेल्ट में बांटा गया है? 3 बेल्ट में बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध। ये बांटा किसने था? तो सबसे पहले बांटने का काम किया था एराटोस्थनीज ने। किसने काम किया था? एराटोस्थनीज ने। एराटोस्थनीज ने पहली बार पृथ्वी को तापमान के आधार पे अलग अलग कटिबंध में बांटा था। और एराटोस्थनीज कहां का था? ग्रीक का था। कहां का था? ग्रीक का था। तो ये जो काम आज आपको दिखाया जा रहा है ये किसने किया था? ग्रीक विद्वानों ने किया था। तो ग्रीक लोगों ने पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्लियर है इतना? लिखिएगा जरा। ताप कटिबंध, दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच उपस्थित, अक्षांश रेखाओं के बीच उपस्थित ऐसा प्रदेश, के बीच उपस्थित ऐसा प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहां तापमान संबंधित विशेषताएं, जहां तापमान संबंधित विशेषताएं समरूप होती हैं, तापमान संबंधित विशेषताएं समरूप होती हैं, विशेषताएं समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, उसे ताप कटिबंध कहा जाता है। उसे ताप कटिबंध कहा जाता है। ताप कटिबंध कहा जाता है।
कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए ग्रीक विद्वानों ने ग्रीको लिख देता हूं मैं, ग्रीक विद्वानों ने पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंधों में ग्रीक विद्वानों ने पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है। फिगर आपके सामने है, आप बना सकते हैं। वैसे आपने पहले फिगर बनाया हुआ है, उसी में बस नाम लिख दीजिए। आप जो पहले फिगर आपने बनाया है ना, उसी में बस आप लोग नाम लिख दीजिए, फिर एक एक उठा करके मैं दो दो लाइन लिखवाता चला जाऊंगा। जो पहले आपने फिगर बनाया था उसमें बस नाम लिख दो, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये नाम लिख दीजिए बस आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? अब हेडिंग डाल लीजिएगा उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध। दो दो लाइन तीन तीन लाइन हम लिख लेंगे इसके बारे में। उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखना है हम लोगों को। पॉइंट नंबर 1, कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच उपस्थित प्रदेश। कर्क एवं मकर रेखा के बीच उपस्थित प्रदेश। कर्क एवं मकर रेखा के बीच उपस्थित प्रदेश। उपस्थित प्रदेश, प्रदेश। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष में, सूर्य की किरणें वर्ष में कभी ना कभी लंबवत अवश्य होती हैं। कभी ना कभी लंबवत अवश्य होती हैं। कभी ना कभी लंबवत अवश्य होती हैं। लंबवत अवश्य होती हैं। अवश्य होती हैं। जैसे, जैसे लंबवत अवश्य होती हैं। जैसे, जैसे के बाद आपसे क्वेश्चन है, कल ही मैंने पढ़ाया है। देखिए 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और आपने कल पढ़ा है, कल ही पढ़ा है कि तीनों रेखाओं में कब सूर्य का प्रकाश सीधा होगा, डेट वाइज आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना। विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। यही था ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश कहां सीधा था? विषुवत रेखा पे। 21 जून को, 21 जून को कर्क रेखा पे, 22 दिसंबर को मकर रेखा। यही आपको लिख लेना है। जैसे, जैसे 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, जैसे 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, किरणें विषुवत रेखा पर, कॉमा देके लिखते जाना है, विषुवत रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर, हाँ
21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। किरणें लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। नेक्स्ट, यह गर्म क्षेत्र का उदाहरण है। यह गर्म क्षेत्र का उदाहरण है। गर्म क्षेत्र का उदाहरण है। का उदाहरण है। गर्म क्षेत्र का उदाहरण है। उदाहरण है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आ जाइए शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध लिखिए, दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का प्रदेश, के बीच का प्रदेश शीत कटिबंध कहलाता है। के बीच का प्रदेश शीत कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट, कहलाता है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। सर्वाधिक तिरछी होती हैं। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। तिरछी होती हैं। नेक्स्ट, वर्ष के अधिकांश महीनों में, वर्ष के अधिकांश महीनों में तापमान, वर्ष के अधिकांश महीनों में तापमान हिमांक बिंदु, तापमान हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु समझ रहे हो ना, माइनस में, बर्फ में, हिमांक बिंदु से नीचे होता है, से नीचे होता है। अतः अधिकांश क्षेत्र, अतः अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। अधिकांश क्षेत्र हिम या बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट, हिमपात, हिमपात, हिमपात एक प्रमुख विशेषता है। हिमपात एक प्रमुख विशेषता है। हिमपात समझ रहे हो ना, बर्फ गिरना। हिमपात का मतलब होता है बर्फ गिरना। अभी कुछ दिन पहले बिहार में बर्फ गिरा तो था, गिरा था ना बिहार में बर्फ। देखे तो यहाँ बिहार में कभी कभी बर्फ गिरता है, वहां पे हमेशा गिरता है। तो जहां पे बताओ हमेशा बर्फ गिरेगा, वह रीजन सामान्य होगा या बर्फ से ढका होगा? बर्फ से ढका हुआ, इसलिए अधिकांश महीना बर्फ से ढका रहता है। ध्रुव तो पूरे के पूरे साल ढका रहता है। ठीक है ना। तो वही लिख रहा है कि हिमपात एक प्रमुख विशेषता है। हिमपात एक प्रमुख विशेषता है। एक प्रमुख विशेषता है। आ जाइए शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। हेन डाल लीजिए, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध लिखिए, दोनों गोलार्धों में,
दोनों गोलार्धों में में 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री के बीच उपस्थित प्रदेश, प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। के बीच उपस्थित प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस प्रदेश में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु का स्पष्ट प्रभाव होता है। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु का स्पष्ट प्रभाव होता है। स्पष्ट प्रभाव होता है। स्पष्ट प्रभाव होता है। नेक्स्ट, इस प्रदेश में तापमान शीत कटिबंध की अपेक्षा अधिक, किंतु उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम होता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट, पछुआ पवने, नाम सुना है? पछुआ पवन का मतलब पश्चिम से चलने वाली पवन, और पूर्वा पवन का मतलब पूरब से चलने वाली पवन। ठीक है, आपके बिहार में पूर्वा पवन चलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूर्वैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पूर्वैया हवा चलती है आपके बिहार में। ठीक है, गाना भी बनाया गया है। तुम्हारे भोजपुरी में अलग अलग गाना बना देते हैं, है ना आपका। वो कोई बोला ले लो पुदीना, पुदीना बेच के क्या करोगे भाई? वो पुदीना बेच रहा, ले लो पुदीना, यही बोल रहा ना आपका। क्या हो गया? आए, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? ठीक है। अरे भोजपुरी में अलग अलग गाना बजाते हैं। कल मैं क्या कहते हैं, जा रहा था तो क्लास लेके अपने ड्राइवर के साथ, तो भोजपुरी गाना बजा दिया। तो मैंने कहा कि लाओ आज सुन ही लेता हूँ। मैंने बोला सुनूंगा मैं तभी जब तुम इसका मतलब बताओगे। बोला अच्छा सर, बहुत बढ़िया गाना सुनाते हैं। सुनाया बढ़िया गाना। गाना क्या था आपका कि पता नहीं क्या गाना था कि 1 बीघा धनिया, पता नहीं पुदीना, अब पीस पीस खाइब चटनिया। ऐसा गाना है क्या कोई? ऐसा कोई गाना है? तो ड्राइवर मुझे समझा रहा था कि सर इसका मतलब ये हुआ था। हम ठीक है, इसका मतलब अगर ये तो एक बात बताओ, 1-2 बीघा तुम आलू भी बोआ देते, क्या दिक्कत था? 1-2 बीघा आलू बोआ दो, 1-2 बीघा क्या कहते हैं आपका पुदीना भी बोआ दो। ठीक है, कि टमाटर धनिया में जिंदगी बीत जाएगा। तो बोला कि सर क्या करे, भोजपुरी वाले ऐसा ही गाना बजाते हैं। खान सर के शादी में भोजपुरी गाना नहीं बज रहा था, खान सर के शादी में कव्वाली गाना बज रहा था। अरे बना दिया होगा, गाना अलग है। तो पुरवैया भी तुम्हारे बिहार में एक गाना है, बहे जब जब पुरवैया, है ना गाना। आगे हम नहीं बोल सकते, आगे आप समझ लीजिए, है ना ऐसा गाना है। हाँ तो नहीं तो गूगल पे सर्च मार लेना। हमने आपको गाने का बोल बता दिया, बस बात खत्म। अब जाके घर पे सर्च मारिएगा। ठीक है, स्पेशली तुम्हारा क्या है, बिहार में भोजपुर का इलाका है। भोजपुर का जो इलाका है ना, तो भोजपुर के इलाके में पुरवैया शब्द यूज किया जाता है। तो वहीं पे गाना बनाया गया है, बहे जब जब पुरवैया। ठीक है, और स्पेशली पुरवैया जब है तो कजरी गाया जाता है। कजरी कजरी, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। आप शांति रखो, आ जाओ वापस आते हैं कजरी में। ठीक है, तो पुरवैया, पूरब से चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं? पुरवैया।
बोलचाल की भाषा में पुरवैया कहते हैं, भूगोल की भाषा में ईस्टर्लीज कहते हैं। ईस्टर्लीज कहते हैं, पूर्वा पवन कहते हैं। और जो पवनें पश्चिम से चलती हैं, भूगोल में उसे पछुआ कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में पश्चिमा कहते हैं। आवास में, ठीक है। इंग्लिश में उसको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है आपका तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन या पश्चिम से चलने वाली पवनों का प्रभाव ज्यादा होता है। ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध, यहाँ पे पूरब से चलने वाली पवनों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो उष्ण कटिबंध में पूर्वा पवन ज्यादा प्रभावी होती है और शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन ज्यादा प्रभावी होती है। वही मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। क्या लिखा है बताइए जरा सा। हाँ, पछुआ पवने इस प्रदेश में, पछुआ पवने इस प्रदेश में अधिक प्रभावी होती हैं। पछुआ पवने इस प्रदेश में अधिक प्रभावी होती हैं, अधिक प्रभावी होती हैं, अधिक प्रभावी होती हैं। अब सुनो, पछुआ पवने अधिक प्रभावी हैं। क्या है? पछुआ पवने अधिक प्रभावी हैं। अब देखो है क्या, शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवने अधिक प्रभावी हैं। पछुआ पवनों के द्वारा जो वर्षा होती है ना, वो सर्दी के टाइम में होती है। पछुआ पवने ज्यादा से ज्यादा वर्षा कब कराती हैं? सर्दी में कराती हैं। अब यहाँ पे जब आएंगे ना हम लोग शीतोष्ण कटिबंध, सुनो ध्यान से, शीतोष्ण कटिबंध में जब हम आएंगे और 35 डिग्री से ऊपर चलेंगे, हम लगभग 35 से 45 डिग्री में चलेंगे या 30 से 45 डिग्री के क्षेत्र में जब जाएंगे तो पछुआ पवनें ज्यादा प्रभावी होती हैं और वो ठंडी में वर्षा कराती। कब वर्षा कराती हैं? ठंडी में। तो ठंडी में वर्षा हुआ और वहां पे क्या है आपका, देखो ठंडी में वर्षा, ठंडी का प्रभाव ज्यादा है, वर्षा भी कब हो रही है? ठंडी में। गर्मी का प्रभाव कम है, तो जो फल होंगे, सुनते जाना ध्यान से, गर्मी का मौसम कम प्रभावी है, जो फल होंगे उनमें रस ज्यादा होगा या कम होगा? गर्मी का मौसम ज्यादा प्रभावी होगा तो रस सूख जाएगा। गर्मी का मौसम कम प्रभावी और सर्दी का मौसम क्या है? ज्यादा प्रभावी है, तो इसके अंदर रस क्या होगा? ज्यादा। तो 30 से 45 डिग्री का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो फल पाए जाते हैं उसमें रस ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? रस। ऐसे फलों को रसीले फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसीले फल। अंगूर हो गया, ना सुना ना, अंगूर, अंगूर हो गया। अरे आम, रुको, आम कर रही हो। अंगूर हो गया, लीची हो गया, सब ना। आपका ब्लूबेरी का नाम सुना है? देखिए, अंगूर हो गया, लीची हो गया, ब्लूबेरी हो गया। अंजीर का नाम सुना है? अंजीर, अंजीर खाए हो? वो रसीला फल है, सूखा फल है? रसीला फल है। शांति रखो, रसीला फल है। किशमिश खाई हो? किससे बनता है? अंगूर सूखा फल है, किशमिश को सूखा फल बोलो। फिर जो हम और आप अंजीर खाते हैं वो सूखा हुआ खाते हैं, जैसे किशमिश हम खाते हैं। किशमिश तो अंगूर से ही बनता है ना, ठीक है। तो किस अंगूर को हमने सुखा दिया तो क्या बन गया? किशमिश। तो वैसे ही हमें जो अंजीर मिलता है वो सूखा हुआ मिलता है, वो रसीला फल है, उसे सुखा दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। अंगूर मान लो रखोगे, कितने दिन रख पाओगे? खराब हो जाएगा ना। लेकिन अंगूर को सुखा के किशमिश बना दिया जाए तो कई साल तक चलेगा, ठीक है। तो अंजीर को हम सुखा देते हैं और हमारे पास जो अंजीर आता है वो सूखा हुआ आता है। लीची हो गया, क्या हो गया? लीची हो गया। ये सब रसीला फल है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो जलवायु है उसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में रसीले फल का उत्पादन होता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो अगर यहाँ पे अंगूर का उत्पादन किया जाएगा तो अंगूर का उत्पादन होगा, तो अंगूर किसका कच्चा माल है? शराब उद्योग का। वो सब अंगूर वाला शराब पीते हैं और हमारे यहाँ बिहार में देसी शराब पिया जाता है। महुआ, ताड़ी, महुआ और ताड़ी पी लेते हैं लोग यहाँ पे, समझ रहे हो? तो वो क्या है आपका? अंगूर। स्पेशली क्या है? स्पेशली क्या है? ये अंगूर जो है, अंगूर हो गया, ये शराब उद्योग। शराब हम नहीं बोलेंगे, वाइन बोलेंगे। शराब सुनने बेकार लग रहा है ना, वाइन सुन के कैसा लग रहा है? वाइन लग रहा है कुछ स्टैंडर्ड वाली बातें हो रही हैं। अवसर में देसी बोल दिया तो बेकार से लग रहा है ना, ना ठीक नहीं है आपका। लेकिन नहीं नहीं, फॉरेनर है यार। कैसा है आपका? फॉरेनर है। तो हमें दारू वारू नहीं बोलने वाले, हम वाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाइन। तो वाइन उद्योग का यहाँ पे विकास किया गया है। किस उद्योग का? वाइन उद्योग का। दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन यहीं पे उत्पादित किया जाता है। जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यही वाइन उद्योग के गढ़ हैं, ठीक है, सेंटर हैं।
और वाइन में ऐसा माना जाता है, समझो वाइन में ऐसा माना जाता है कि वाइन जितनी पुरानी होगी उसमें एल्कोहल का मात्रा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और पुरानी जो वाइन होती है वो महंगी मिलती है। हम वाइन की बात कर रहे हैं, शराब की बात नहीं कर रहे हैं। आर्यवास में किसकी बातें कर रहे हैं, वाइन की बातें कर रहे हैं। अच्छी वाइन जब खरीदोगे ना तुम लोग, अच्छी वाइन आपका, तो वाइन का एक बॉटल लाख रुपए का, 2 लाख का, 5 लाख का मिलता है। इतना महंगा? अरे करोड़ों रुपए की वाइन मिलती है, आप इतने महंगे की बातें कर रही हैं। वाइन जितना पुराना होगा उसका कॉस्ट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, 200 साल, 300 साल, 1000 साल पुरानी वाइन रखी गई हैं। और 1000 साल पुरानी वाइन का कीमत करोड़ों में होता है, ठीक है। ये मत सोचो कि तुम क्या कहते, बिहार वाला आपका, यूपी वाला आपका गए, अद्धा पौवा लाए, मार लिए, आप 50 रुपया लेके गए, पी लिया आपका ना। वाइन है वह, वास्तव में कुछ है नहीं, अंगूर का वो शरबत है। अंगूर का क्या है, वह शरबत है। और अंगूर का वो शरबत है, अगर उसे डेली थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो विटामिन है वह। हम शराब की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम वाइन की बातें कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे समझिएगा। गन्ने का जूस पिए हो? ये वाला नहीं, गन्ने का जूस जो आपको रोड पे मिलता है, जहां पे गन्ने की पेराई होती है, हम उस जूस की बातें कर रहे हैं। गन्ने के जूस में आपका सिट्रिक एसिड होता है। आप गन्ने का जूस मन से 2 गिलास पी लीजिए, झूम जाएंगे आप। 2 से 3 गिलास जूस पी के बैठो, नींद नहीं आई तो कहना तुम। उसके अंदर एल्कोहल है। क्या है उसके अंदर? एल्कोहल। और अगर वो गन्ने का जूस तुम रख दोगे, जितना पुराना होता जाएगा खट्टापन बढ़ता जाएगा। और खट्टापन बढ़ने का मतलब एल्कोहल आ रहा है उसके अंदर। क्या आ रहा है? एल्कोहल आ रहा है। महुआ खाए हो? महुआ, ठीक है, आधा किलो महुआ खा लो, झूम जाओगे। आधा किलो महुआ खा लो, झूम जाओगे। मैंने देखा हुआ, हमारे घर में क्या है, बाग है। बाग समझ रहे हो ना, बगीचा है। आम के बड़े सारे पेड़ है, कटहल हो गया, महुआ हो गया। तो वहां पे हम लोग अभी घर में गया था तो महुआ फरा हुआ है। महुआ वहां पे क्या, महुआ नीचे गिरता, चूता है महुआ आपका। तो वहां पे गाय भैंस बकरी आती है, तो मैंने आंखों से देखा आपका, बकरी पूरे मन से महुआ खा रही है और पूरा पेट गया, तो झूमने लगी वह। वो चल ही नहीं पा रही, ऐसे ऐसे झूम रहे। मैं समझ गया इसको नशा हो गया है। तो महुआ के अंदर क्या है, एसिड है, एल्कोहल है आपका। क्या है? एल्कोहल। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो फेमस तुम्हारा किसके लिए है? वाइन के लिए। एटलस लाए हो क्या? कोई बात नहीं, घर पे जाके देखना। स्पेन में एक शहर है, समझो, स्पेन में एक शहर है, शहर का नाम है जारागोजा। स्पेन में, इसमें नहीं दिखेगा आपको। स्पेन में एक कल आप एटलस लेके, कल आपको दिखाऊंगा। स्पेन में एक शहर है, शहर का नाम है जारागोजा। जारागोजा जो शहर है, पूरे जिसके पास एटलस है, तुम यूरोप का मैप निकाल के स्पेन में जाके देखो। यूरोप का मैप निकाल के स्पेन में जाके देखो, अपने आप तुमको मिल जाएगा जारागोजा। जारागोजा जो शहर है, ये आपका वाइन के लिए फेमस है। इसे माना जाता है कि दुनिया में ये वाइन का स्वर्ग है। दुनिया में वाइन का क्या है? स्वर्ग है। सबसे पुरानी और सबसे महंगी जो वाइन है वो जारागोजा में मिलती है। और जारागोजा स्पेन में है। कहां पर है? स्पेन में है। नोट करके लिखिएगा जरा, नोट करके लिखना जरा। लिखो 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य, 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य, अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के, अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, पाई जाती है। जहां शीत ऋतु अधिक प्रभावी होती है, जहां शीत ऋतु अधिक प्रभावी होती है, शीत ऋतु अधिक प्रभावी होती है, प्रभावी होती है, एवं होती है, एवं प्रभावी होती है, एवं अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। एवं, एवं ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है।
ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, होती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, अगला पॉइंट, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, जलवायु प्रदेश में, प्रदेश में रसीले फलों का उत्पादन, रसीले फलों का उत्पादन जैसे अंगूर, संतरा, अंगूर, संतरा, चेरी, अंगूर, संतरा, चेरी, लीची, अंजीर, लीची, अंजीर इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, ये प्रदेश, अगला पॉइंट, ये प्रदेश वाइन उद्योग के लिए, ये प्रदेश वाइन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वाइन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, वाइन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन का जारागोजा, स्पेन का जारागोजा, स्पेन का जारागोजा शहर, स्पेन का जारागोजा शहर पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जारागोजा शहर पूरे विश्व में वाइन के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में वाइन के लिए प्रसिद्ध है, वाइन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में ही लिख रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, नोट में ही लिखते हुए चलिएगा। नोट में अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, क्या? भूमध्य सागरी विक्षोभ नहीं, जलवायु। विक्षोभ अलग है, वो अलग कहानी। पश्चिमी विक्षोभ अलग होता है, उसका भूमध्य सागरी जलवायु से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग कहानी है। पछुआ जो विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ, वो अलग कहानी है, वो एक चक्रवात का नाम है। ठीक है, हाँ, भूमध्य सागर से पैदा जरूर होती है, लेकिन वो एक साइक्लोन है, और हम जो पढ़ रहे हैं जलवायु का नाम है। ठीक है ना, लिखिएगा। माही नदी या माहे नदी, माही या माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अगला, कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। नेक्स्ट, एक नदी है लिम्पोपो, नाम सुना है? लिम्पोपो, ये अफ्रीका में है। कहां पर है यह? अफ्रीका में बिल्कुल नीचे की तरफ, दक्षिण अफ्रीका की तरफ, मोजाम्बिक की तरफ। लिखो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ये लिखा हुआ है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, काटती है। ये 2 बार काटने का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, ऊपर नीचे बिल्कुल। ये मान लो ऐसे, ये मान लिया हमने विषुवत रेखा है। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। ऐसे देखो, यहां से आती कांगो, ये देखो यहां से कांगो ऐसे चलती है, एक बार कट गया ना, देखिए, और ऊपर से फिर ऐसे नीचे आ जाती है। कितनी बार काट दिया इसने? 2 बार काट दिया। इस नदी का नाम है कांगो।
कांगो नदी। तो यही है 2 बार काटने का मतलब, कि नदी आपका ऊपर नीचे कितनी बार काट रही है, 2 बार काट रही है। 3 आपका नदियां और 3 रेखाओं को 2-2 बार काटती हैं। माहे नदी कर्क रेखा को, कांगो नदी विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2-2 बार काटती है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपके साथ देशांतर, देशांतर रेखाएं। अब हम चर्चा करेंगे आपके साथ देशांतर रेखाएं। डालिएगा हेडी, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। कल आपको लिखवाया था मैंने, देशांतर रेखाएं क्या होती, कल आपको लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी सतह पर लंबवत रूप में उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब सुनना, देशांतर रेखाओं की बातें अगर करें तो 2-3 बातें। पहला, ये देखो फिगर, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, सारे बच्चे समझना, ये हमारी अर्थ है, और हमने यहां पे एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक। अरे देवियां, इन लोगों को बोलो क्या कहते हैं कि थोड़ा शांति रखो। ये किस बैच की हो तुम लोग? इधर आओ जरा सा, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ जल्दी से, आ जाओ, खड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांत रहो करो थोड़ा। डरना जरूरी है ना, ना डरना बहुत जरूरी है। अयोवासन में देखे, उसके बाद कहते भगवान राम समुद्र से आपका पूजा करे तो बड़ा मनोबल के, मान जाओ, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, कर रहे थे ना। देखे, समुद्र को भी पता था कि भगवान राम चाहेंगे तो समुद्र सुखा देंगे। इतना बलशाली होकर के वो क्या कर रहे थे? रिक्वेस्ट कर रहे थे, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। माना क्या? माना। फिर भगवान राम ने बोला, भय बिन होत न प्रीति, जहां डर नहीं है ना वहां प्रेम भी नहीं है। हाँ, यही है आपका, डर होता है बिछड़ जाने का तो प्रेम होता है, आया ना? बिछड़ने का डर होता है तो क्या होता है? प्रेम होता है। जहां बिछड़ने का डर नहीं है, प्रेम कैसा है? कहीं प्रेम नहीं है। प्रेम मैं नहीं बोला, भगवान राम ने बोला था ये बात। भगवान राम ने बोला था कि भय बिन होत न प्रीति, जहां डर नहीं है वहां प्रेम भी नहीं होता है। भगवान राम ने निकाला ब्रह्मास्त्र। क्या निकाला? ब्रह्मास्त्र। हम तुमको अभी सुखा देंगे, पैर पे आके गिर पड़े। तुमको पता था कि सामने वाला व्यक्ति इतना बलशाली है, तुमको सुखा सकता था, तो तुम क्यों नहीं मान गए? तुमने क्यों मजबूर किया? उस समय भगवान राम ने बोला कि जहां भय नहीं है वहां प्रेम नहीं है। ठीक है, और जैसे ही आपका ब्रह्मास्त्र निकाला, सागर कहां आके गिर पड़ा? पैरों में आके गिर पड़ा। प्रभु गलती हो गया, माफ कर दीजिए। यही बोला ना, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, ऑपरेशन सिंदूर आपका। जब हमारे मिलिट्री के आपके 3 लोग आए तो आपका पहले शुरुआत कहां से किया? शुरुआत उसी दोहे से किया था कि भगवान राम समुद्र का रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आतंकवाद खत्म कर दो, आतंकवाद खत्म कर दो। नहीं माना। पाकिस्तान जानता है कि भारत क्या कर सकता है, तो समय समय पे शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, बहुत जरूरी है शक्ति का प्रदर्शन करना अयवासन में, ताकि सामने वाले को पता तो चले कि आप क्या कर सकते हैं। तो डरना जरूरी है। डरना क्या है? जरूरी है। और डर, आप देखो, आप एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, आपका नजदीक आएगा, आप बताओ क्या कहते हैं, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा तो 2 घंटा 4 घंटा ज्यादा पढ़ोगे ना, और डर ही नहीं लगेगा तो शायद तुम अपने पापा से डरते थे, इसलिए तुमने बुरा काम नहीं किया। जब तुमने पहली बार चोरी करने के लिए सोचा तो शायद पापा की मार का डर था कि पता चल जाएगा तो पापा पीटेंगे, और उस डर ने तुमको वो गलत काम करने से रोक दिया। इसलिए मैंने बोला कि जहां डर नहीं है वहां प्यार नहीं है। समझ रहे हो ना आपका? इसलिए क्या कहते, डरना जरूरी देवियां, ठीक है ना?
अब चलो, हाँ, अब सुनो ध्यान से, इसकी बातें करते हैं। अक्षांश जब हमने बातें किया, इधर सुनो, अक्षांश की जब हमने बातें किया था, सारे बच्चे ध्यान सुनो, अक्षांश की जब हमने बातें किया था तो हमने क्या किया था, अक्षांश की जब बातें किया था तो अक्षांश ने क्या किया था, हमने एक ऐसे अक्षांश की कल्पना किया जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता था, बांटता था, और इसको हमने नाम क्या दिया था, 0 डिग्री अक्षांश, हाँ या ना। वैसे देशांतर में हम एक ऐसे देशांतर की कल्पना करेंगे जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा, और इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। अब बताओ, 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया ना, तो 0 डिग्री देशांतर किस में डिवाइड करेगा, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करेगा। 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है, बोलो, विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर का नाम है जीएमटी। क्या नाम है, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, या इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है इसका, ग्रीनविच रेखा, या इसका एक और नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसके कई नाम हैं, इसके क्या है, कई नाम है। इसके प्राइम मेरिडियन बोल दो, ग्रीनविच बोल दो, या 0 डिग्री देशांतर बोल दो। अब सुनिएगा, जब हमने अक्षांश की बातें किया था तो अक्षांश बताओ आपका ये परफेक्ट सर्कल था ना, ये आपका क्या था, परफेक्ट क्या था, या सर्कल था। देशांतर की बच्चे बातें करोगे ना, देशांतर परफेक्ट सर्कल नहीं है, यह और आपका हाफ सर्कल है, ये अर्धवृत्त का उदाहरण। देखो ऐसे है देशांतर। ये बताओ पूरा वृत्त बन रहा है या आधा बन रहा है, आधा बन रहा है, तो देशांतर आधे वृत्त का उदाहरण है, और अक्षांश क्या था, पूरे वृत्त का उदाहरण था। अब थोड़ा सुनो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ऐसे देशांतर आधे वृत्त का उदाहरण है और अक्षांश क्या था, पूरे वृत्त का उदाहरण। अब देखो इधर, ये हमने एक लाइन खींच दिया, इस लाइन का नाम बताओ क्या रखा हमने, विषुवत। सारे बच्चे बताओ क्या नाम रखा है, विषुवत। इसका नाम हमने विषुवत रखा। अब मुझे बताओ, देशांतर रेखाओं की बातें करेंगे तो सारी देशांतर रेखाएं पोल पे बताओ अलग अलग हैं, जाके जुड़ रही हैं, तो जाके जुड़ेंगी, तो अब मुझे बताना, जाके जब जुड़ेंगी तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो बताओ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जब हम पोल विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पोल पे जाके जीरो, पोल पे जाके जीरो। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होगी, विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो दूरी, और पोल पे जीरो। क्यों पोल पे जीरो होगा, क्योंकि पोल पे सारी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। आई बात समझ में, इतना ही हमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखना है। दो अक्षांश के बीच का दूरी 111 किलोमीटर था ना, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.11 किलोमीटर होता है। आई बात समझ में, ठीक है, तो लिखना जरा, जहां पे देशांतर रेखाएं लिखा है, क्या, जहां अभी नहीं, फिगर बाद में, जहां पे देशांतर रेखा लिखा वहां पे 1 2 3 करके लिख देना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर पृथ्वी को पूरब एवं पश्चिम, पूरब एवं पश्चिम, पूरब एवं पश्चिम दो भागों में विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं। अगला, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या जीएमटी,
GMT लिखा हुआ है, GMT या प्रधान मध्याह्न रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, रेखा कहा जाता है, कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का उदाहरण होती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का उदाहरण होती हैं, अर्धवृत्त का उदाहरण होती हैं, उदाहरण होती हैं, अर्धवृत्त का उदाहरण होती हैं। यहीं ब्रैकेट बना के लिखो, यहीं ब्रैकेट बना के, जबकि प्रत्येक अक्षांश, जबकि प्रत्येक अक्षांश, जबकि प्रत्येक अक्षांश पूर्ण वृत्त का, प्रत्येक अक्षांश पूर्ण वृत्त का उदाहरण होती है, प्रत्येक अक्षांश पूर्ण वृत्त का उदाहरण होती हैं, उदाहरण होती हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक देशांतर, प्रत्येक देशांतर, देशांतर ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है, प्रत्येक देशांतर ध्रुवों पर, ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। अरे देवियां, ठीक ठाक है सब कुछ, कुछ दिक्कत चल रहा है? आए? नहीं नहीं, हम लड़कियों को देवी ही बोलते हैं। आए? ना ना, तुम देवता नहीं हो, तुम बच्चे हो हमारे, तुम लोग हमारे क्या हो? बच्चे हो, आपका प्रभु जी हैं आप लोग हमारी तरफ क्या कहते हैं, लड़कियों को देवी ही कहा जाता है। हम जिस इलाके लखनऊ बेल्ट से जो आते हैं ना आपका, वहाँ पे कुंवारी लड़कियों का आपका पैर और छुआ जाता है, पूजा वूजा किया जाता है, तो हम लोग देवी ही बोलते हैं। ये आदत है हम लोगों की। क्या बेटा? ये हमारे अपने संस्कार हैं, ये हमारे अपने संस्कार हैं। ऐ शांति रखो, ताली बजा रहे हो, जब देखो तब ताली बजा देती हो तुम लोग, ठीक है? तो लखनऊ बेल्ट में जब जाओगे ना आप लोग, लखनऊ बेल्ट की तरफ जब जाओगे, बनारस से आके लखनऊ बेल्ट की तरफ जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी शुभ काम की शुरुआत लड़कियों से ही किया जाता है। कोई भी पूजा करवाना हो, घर से बाहर निकलना हो आपका, तो लड़कियों से ही, कुंवारी कन्याओं से किया जाता है। तो वह परंपरा हमारे तरफ की है, इसलिए हम देवी ही कहते हैं। देवियां हैं ये लोग। हाँ, देवियां कभी कभी बहक जाती हैं, ठीक है, कभी कभी देवियां बहक जाती, तो इनको रास्ते पिलाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना? चलो, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, बताना जरा। ध्रुवों पे जाकर मिल जाती है, ठीक है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, बीच की दूरी अधिकतम होती है, तथा तथा ध्रुव की तरफ, ध्रुव की तरफ यह दूरी कम होती जाती है, ध्रुव की तरफ यह दूरी कम होती जाती है, यह दूरी कम होती जाती है, तथा ध्रुवों पर, ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में शून्य हो जाती है, ब्रैकेट में, क्योंकि क्योंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं, ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं,
आपस में मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। लास्ट पॉइंट, पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर दो देशांतर रेखाओं, पृथ्वी सतह पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग, बीच की दूरी लगभग 111.11, 111.11 किलोमीटर होती है, होती है। ठीक ना, ये देशांतर रेखाओं के बारे में फैक्ट है। ठीक, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखो, जैसे ये मेन रेखा 0 डिग्री है ना, वैसे ये भी मेन रेखा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। बताओ, दोनों को मैंने साथ में खींचा है तो आपस में क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आपस में कट करती, काटती है, दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और जहां पे काटती उसका नाम है नल पॉइंट या नल आइलैंड। क्या नाम है उसका? नल पॉइंट या नल आइलैंड। बोलो तो ये भी लिखवा दूं। ठीक है, ये भी लिख लेना। कॉपी बंद कैसे कर दिया? मैंने बोला क्या क्लास खत्म हो गई? जब तक हम ये ना बोले क्लास खत्म होगी, कॉपी बंद नहीं करना है। ठीक है, लिखिएगा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा तथा, ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा एक दूसरे को, ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को, विषुवत रेखा एक दूसरे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर, एक दूसरे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नल आइलैंड, नल द्वीप या नल पॉइंट, नल द्वीप या नल पॉइंट पर काटती हैं, नल द्वीप या नल पॉइंट पर काटती हैं, नल द्वीप या नल पॉइंट पर काटती हैं। ठीक है ना? अब हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, हेडिंग डालिए। फिगर कोई जरूरत नहीं बनाने की, हेडिंग डालिए। हाँ ना ना, आपने लिखा ना कि पोल की तरफ जाने पे कम होता जाएगा, वो तो कम होगा, वो विषुवत रेखा पे है। ठीक है, अब सुनो, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, देशांतर रेखाएं तथा समय का निर्धारण, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं तथा समय का निर्धारण, देशांतर रेखाएं तथा समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। ठीक है ना? ऑनलाइन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं ले लेता हूं। देखो भाई, यूपीएससी और बीपीएससी का कुछ सब्जेक्ट सेम है, तो जो सब्जेक्ट सेम है उससे तो काम हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी में जो सब्जेक्ट अलग से वो तुमको पढ़ना पड़ेगा, अलग वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट सेम है उससे काम हो जाएगा। सुनिए, अरे रुक जाओ भाई, हम तो अभी क्लास ही में है ना, कहाँ भागे जा रहे हो? हम तो क्लास में ही भी बैठे हुए हैं। सुन लो, मेरी एक और आदत है, जानते हो क्या है? एक आदत ये है कि जब लोग जाने जाने को करते हैं, एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं। ये मेरी पुरानी आदत है। ठीक है, तो जब तक मैं क्लास में हूं, आराम से आप बैठे रहिए। जैसे मैं यहां से निकलना स्टार्ट करूंगा, आप भी पीछे से निकलना स्टार्ट कीजिएगा। ये रेस्पेक्ट होता है। ये क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है। और चूंकि मैं एक टीचर हूं, तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इतना रिस्पेक्ट तो आप करेंगे, इतना उम्मीद हम कर सकते हैं, इतना रेस्पेक्ट आप करेंगे। तो जब तक टीचर क्लास में, मैं ही नहीं कोई भी टीचर, जब तक टीचर क्लास में बैठने की कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है, कुछ आपको समझाना चाहता है। जब क्लास से टीचर बाहर निकले, लड़के आपका बॉयज बॉयज के साइड से, गर्ल्स गर्ल्स की साइड से निकलना शुरू कर दें। और जब तक मैं हूं तब तक बैठे रहो। जैसे इतनी देर 5 मिनट और क्या ही हो जाए, कोई बाहर इंतजार कर रहा है क्या? बुलाओ ना, हम भी मिल लेते हैं। भाई टीचर हूं ना तुम्हारा, हम भी मिल लेंगे, आपका आशीर्वाद दे देंगे, तथास्तु। और तथास्तु का मतलब होता है जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो।
अगर गुरु का आशीर्वाद लेकर कोई काम किया जाए तो सफल होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आशीर्वाद ले लिया कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दे दूंगा आशीर्वाद। आशीर्वाद मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा, समझ रहे ना। हाँ, कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल हम पढ़ेंगे, आपका जैसे ही टॉपिक खत्म होगा ना, कल हम लोग ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लू मून, सुपर मून, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।